नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम सब बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के अर्थ प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था तथा मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास क्रम को जानने की कोशिश किया था। आज हम लोग मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, इसके ऐतिहासिक विकास क्रम या इसकी ऐतिहासिक विकास यात्रा को देखने के बाद से, पढ़ने के बाद से ये देखने को मिला है कि आज से अगर हजारों साल पहले कोई प्रश्न पूछता कि मनोविज्ञान क्या है, तो संभवतः यही उत्तर मिलता, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो आत्मा या आत्मा से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है, या मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा या आत्मा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ और दर्शन शास्त्र से जब अलग हुआ, तो मनोवैज्ञानिकों ने दार्शनिक विचारधारा को छोड़कर वैज्ञानिक आधार पर व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। जब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ, तब मनोवैज्ञानिकों ने दार्शनिक विचारधारा को छोड़ के एक वैज्ञानिक या तथ्यपरक विचारधारा को अपनाया। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के कई संप्रदाय, प्रणाली या वाद सामने आए। मनोविज्ञान के किसी संप्रदाय से तात्पर्य मनोवैज्ञानिकों के किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। मनोविज्ञान के किसी संप्रदाय से तात्पर्य ऐसे अध्ययन से है जिसमें एक प्रकार की विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों में मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, विषय वस्तु तथा विधियों के संबंध में मतभेद हो गए एवं कई समूहों में विभक्त होकर अपनी अपनी विचारधारा तथा चिंतन प्रणाली के साथ मनोविज्ञान के अध्ययन में लग गए। विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम पहला संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा गेस्टाल्टवाद, पांचवा मनोविश्लेषणवाद। एक एक करके हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले संरचनावाद। संरचनावाद को निर्माणवाद या निर्मितवाद भी कहा जाता है। संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंट जर्मनी के रहने वाले ने किया था। संरचनावाद का प्रतिपादन या इसके प्रवर्तक विलियम वुंट हैं और इनके समर्थन में एडवर्ड बेडफोर्ड तथा टीचनर इनके सहयोगी थे। इन्होंने मन की संरचना को अध्ययन करने पर अपना बल दिया। मन को संरचनाओं के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश किया। इनका मानना था मानसिक जो अनुभव है वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी हैं। इनका मानना था जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं। जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी हैं। उनका मानना था कि जटिल मानसिक अनुभवों की संरचना को खोजकर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में जो जटिल मानसिक अनुभव है उनका अध्ययन करके, उनको खोज करके उनका अध्ययन किया जाएगा, और ये मनोविज्ञान के अंतर्गत होने वाला विषय वस्तु था। इस जटिल मानसिक अनुभवों या संरचनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने अंतर्दर्शन विधि का सहारा लिया। चेतना का अध्ययन के लिए अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया और इसके लिए विलियम वुंट ने
तथा उनके सहयोगियों ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 ईस्वी में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना किया, जिसका नाम लिपजिंग विश्वविद्यालय था। वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय का नाम बदल के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और यहीं से 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ और यह दर्जा प्राप्त कराने का कार्य विलियम वुंट ने किया। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम वुंट को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। बाद के जो विचारक आए, जैसा कि हम लोग ऐतिहासिक विकास क्रम में देखा था, जो मन या मस्तिष्क के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया था, उसमें विलियम जेम्स ने मन या मस्तिष्क के रूप में चेतना को परिभाषित करने का कार्य किया था। और उनके सहयोगी के रूप में विलियम जेम्स थे। विलियम वुंट के सहयोगी के रूप में विलियम जेम्स थे। और विलियम जेम्स का मानना था कि जो संरचनावादी थे, जो विलियम वुंट है, वो एक अलग रास्ता अपना लिए हैं और इस रास्ते से मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने संरचनावादियों के कुछ प्रमुख दोषों का वर्णन किया, जिसमें प्रमुख रूप से इन्होंने प्रक्रिया के स्थान पे संरचना पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने चेतना की प्रक्रियाओं के स्थान पे संरचनाओं पे अपना ध्यान केंद्रित किया, जो इनकी सबसे बड़ी दोष थी। दूसरा, अंतर्दर्शन विधि में जो चेतना के अध्ययन करने के लिए जो ये लोग विधि अपनाए थे, अंतर्दर्शन विधि, उस विधि के बारे में उन लोगों ने कहा इसकी वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैधता की कमी के कारण निष्कर्षों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। यानी कि जो इस अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलेगा, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को जब पूछता है, जानता है इस विधि के द्वारा, तो हो सकता है कि जो दूसरा व्यक्ति है कुछ बढ़ा चढ़ा के या कुछ छुपा के अपनी बातों को बता सकता है। इसलिए ये अंतर्दर्शन विधि जो है बहुत प्रामाणिक विधि नहीं है, बहुत विश्वसनीय विधि नहीं है। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो प्रामाणिक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। इसके आगे जैसा कि हमने देखा कि संरचनावादियों की आलोचना हुई, उसके बाद से विलियम जेम्स ने एक नवीन प्रकार की विचारधारा लेके आया, और जो दूसरी संप्रदाय था वो विलियम जेम्स लेके आया था, प्रकारवादी विचारधारा या कार्यवादी विचारधारा या कार्यवादी संप्रदाय। प्रकारवाद के या कार्यवाद के समर्थक विलियम जेम्स माने जाते हैं और इनके समर्थन में जॉन डीवी, कैटल इत्यादि माने जाते हैं। प्रकारवादियों ने जीव विज्ञान की पद्धति को अपनाया और विलियम जेम्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को समर्थन देता था और उसने चेतना के कार्यों का अध्ययन प्रारंभ किया। अभी हमने देखा संरचनावादियों ने चेतना के अनुभवों को एक संरचना के रूप में परिभाषित किया था और उनका मानना था कि उस संरचना का खोज कर और अध्ययन करके हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन प्रकारवादियों ने चेतना के कार्यों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है, कैसे करता है, ये जानना जरूरी है, न कि उसकी संरचना और उसके अनुभवों को जानना जरूरी है। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 ईस्वी में मैसाचुसेट्स अमेरिका में स्थापित किया था और विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनका मानना था मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है। इनका मानना था मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि इसकी क्रियाओं तथा कार्यों को जानना आवश्यक है। इन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का किस प्रकार से उपयोग करता है। यानी कि इनका मानना था कि व्यक्ति वातावरण में समायोजन करने के लिए अपने मानसिक अनुभवों का किस प्रकार से उपयोग करता है, ये जानना ज़्यादा जरूरी था, न कि उसकी संरचना को जानना जरूरी था।
बाद में इस परिभाषा, इस संप्रदाय का भी विरोध हुआ और एक अलग प्रकार की विचारधारा या दृष्टिकोण निकल के आया। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद नामक संप्रदाय का जन्म होता है। ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास होता है और इसके प्रवर्तक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं और समर्थन में एक लंबी लाइन है समर्थकों की, स्किनर, पावलोव, मैकडूगल इत्यादि हैं। व्यवहारवादियों ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। व्यवहारवादियों ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। इससे पहले जो प्रकारवादी विचारधारा थी वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित थी और उनका मानना था कि वंशानुक्रम के आधार पे सीखना अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि जिस बालक में का वंशानुक्रम अच्छा होगा वो सीखने में अच्छा होगा। लेकिन व्यवहारवादी आते हैं और वंशानुक्रम के दृष्टिकोण को नकारते हुए वातावरण के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और वाटसन कहता है कि मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। और ये जो व्यवहारवादी थे वातावरण को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला जो संप्रदाय निकल के आता है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद समग्रवाद या संज्ञानवाद। इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर हैं और समर्थक में कुर्ट कोफ्फा कोहलर माने जाते हैं। इनका मानना था कि व्यवहारवादी तथा प्रकारवादी दोनों ने अपना रास्ता अलग अलग बना लिया है और इन दोनों ने अलग रास्ता अपना करके मनोविज्ञान को भ्रमित करने का कार्य किया है, जबकि मनोविज्ञान का विषय वस्तु अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों को हम जोड़कर एक साथ लेकर ही हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए गेस्टाल्टवादियों ने चेतना तथा व्यवहार दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि चेतना और व्यवहार को हम अलग अलग करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बल्कि दोनों को एक साथ हम जोड़ के अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहार कोई अलग विषय वस्तु नहीं है, बल्कि चेतना से ही संबंधित व्यवहार भी है। इसलिए जो गेस्टाल्टवादी हैं वो चेतना और व्यवहार दोनों को सम्मिलित करके अपना ध्यान केंद्रित किया और इनका मानना था किसी भी समस्या को हम छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम समस्या के संपूर्ण आकार को देख के और संपूर्ण परिस्थितियों को देख के ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। यहीं से मनोविज्ञान का एक नए अध्याय का सूत्रपात होता है, जिसमें संज्ञान या बुद्धि को महत्व दिया जाता है। और ये वातावरण, जो गेस्टाल्टवादी हैं, वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों की महत्ता को स्वीकार करता है और किसी एक को दूसरे से प्रभावशाली नहीं मानता है। उनका मानना है वंशानुक्रम तथा जो वातावरण है दोनों बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो अगला संप्रदाय निकल के आता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। ये पेशे से एक डॉक्टर थे। इनके समर्थक कार्ल युंग, एडलर हैं। मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति के मानसिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के लिए जो विधि अप्लाई किया सिगमंड फ्रायड ने, वो स्वप्न विश्लेषण नामक विधि अप्लाई किया और व्यक्ति के मानसिक स्थिति का वर्णन किया। इनका मानना है अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट तथा मानसिक विक्षिप्तता, मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन मन में छिपे रहते हैं। इनका मानना था कि द्वंद्व और मानसिक विक्षिप्तता के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन मन में छुपे रहते हैं और मन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने मन के 3 रूपों का वर्णन किया है: अचेतन मन,
चेतन मन और अर्धचेतन मन। इनका मानना था कि जितना हमारे मन मस्तिष्क में चेतन मन है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मन में अचेतन मन है और ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। अर्धचेतन मन वह मन होता है जो चेतन और अचेतन दोनों के बीच पुल का कार्य करता है, और चेतन मन जागृत अवस्था को कहते हैं और अचेतन मन सुषुप्त अवस्था को कहते हैं। यानी कि जो कार्य हम सामाजिक लोक लज्जा, भय इत्यादि के कारण नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन में चला जाता है, और जो बाद में किसी न किसी माध्यम से वो चेतन मन को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वो प्रभाव छोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इन्होंने एक परिभाषा देते हुए कहा कि जिस तरीके से पानी में एक बर्फ़ का जो टुकड़ा तैरता रहता है उसमें जितना हिस्सा बर्फ़ पानी से ऊपर रहता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी के अंदर रहता है। इन्होंने बताया कि जो पानी के ऊपरी हिस्सा है वो हमारा चेतन मन के रूप में है, और जो पानी के आंतरिक रूप में जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो हमारे मन मस्तिष्क का आंतरिक या अचेतन मन की तरह है। यानी कि अचेतन मन ज़्यादा है और चेतन मन थोड़ा उससे कम है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।